आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सब्सिडी टू सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन। यहाँ पर एक्विजिशन का मतलब शेयर्स परचेज करना है। तो सब्सिडी टू सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन क्या बन जाएगी, यानी फर्दर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी बाय पेरेंट कंपनी। यानी एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी के अगर मजीद शेयर्स परचेज करे तो उसे हम कहते हैं सब्सिडी टू सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से अगर समझें तो हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक सन लिमिटेड और एक मून लिमिटेड। अब सन लिमिटेड ने मून लिमिटेड के 80% शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो सन लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और मून लिमिटेड जो है वो सन लिमिटेड के लिए सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस के अंदर सीखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल हो तो वो उसके लिए सब्सिडरी कंपनी है। तो सन लिमिटेड का अब कंट्रोल है मून लिमिटेड के ऊपर, और कंट्रोल हमने देखा था कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अगर 50% प्लस शेयर्स परचेज करे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में तो वो कंपनी उसके लिए सब्सिडरी कंपनी होती है। तो अब ये सन लिमिटेड ने 50% से ज़्यादा यानी 80% शेयर्स परचेज किए हुए मून लिमिटेड के, तो मून लिमिटेड सन लिमिटेड के लिए सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। अब अगर इस एग्जांपल में हम फर्दर अज्यूम करें कि फर्दर परचेज ऑफ 5% शेयर्स बाय सन लिमिटेड इन मून लिमिटेड। अब सन लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में मजीद 5% शेयर्स परचेज कर लिए, तो इसे ही हम कहते हैं सब्सिडरी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन। अब इस फर्दर परचेज की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, तो हम सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि पहले जो है वो सन लिमिटेड जो है वो उसके अंदर 80% शेयर थे, अब 80 प्लस 5 कर दें तो 85% शेयर होल्डिंग है सन लिमिटेड की मून लिमिटेड के अंदर। लेकिन याद रहे कि इस फर्दर परचेज से इस तरह का कोई इंपैक्ट नहीं है। पहले भी वो मून लिमिटेड सन लिमिटेड के लिए सब्सिडरी कंपनी थी, अब मजीद 5% शेयर्स परचेज कर लिए तो फिर भी मून लिमिटेड सन लिमिटेड के लिए सब्सिडरी कंपनी रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी 50% प्लस शेयर्स की मालिक थी सन लिमिटेड और अब भी वो 50% प्लस शेयर्स की मालिक है। अब अगर सन लिमिटेड का मून लिमिटेड के अंदर 80% कंट्रोल है, तो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जिसको हम कहते हैं NCI, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो कितना था? अगर 80% शेयर्स मून लिमिटेड के पास है तो जो नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स हैं जिसको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं वो कितना होगा जी? वो 20% होगा। यानी 100% में से 80% लेस करें तो NCI हमारी 20% थी। लेकिन जब हम 80 से 85% शेयर होल्डिंग पर आ गए तो NCI डिक्रीज हुई, और कितनी डिक्रीज हुई? यानी 5% हमने और शेयर्स परचेज कर लिए। तो अब सन लिमिटेड अगर 85% शेयर्स की मालिक है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पहले 20% था, तो 5% नॉन कंट्रोलिंग लेस होगा, तो अब जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रहेगा जी वो कितना होगा? 15% है। तो इसका मतलब है यहाँ पर डिक्रीज इन NCI हो रहा है। यानी अब 85% शेयर सन लिमिटेड के पास है और जो बाकी शेयर्स हैं वो दूसरे लोगों के पास है जिन्हें हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं, वो कितने हैं? अब 15%। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर सीखा कि अगर एक कंपनी यानी पेरेंट कंपनी की एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनीज हो तो उस पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इसके अंदर हमारी इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी कि अगर पूरे ग्रुप के लिए यानी पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपनी जितनी भी उसकी सब्सिडरी कंपनियों की सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो उसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। तो सन लिमिटेड के लिए मून लिमिटेड 80% शेयर्स के ऊपर भी वो सब्सिडरी कंपनी थी, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही थी सन लिमिटेड। और अब अगर फर्दर 5 शेयर्स अगर परचेज कर लिए तो अब 85% शेयर होल्डिंग हो गई है, तो फिर भी सन लिमिटेड मून लिमिटेड जो है वो उसकी सब्सिडरी है तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। लेकिन अब हमने ये देखना है कि इस फर्दर परचेज का क्या इफेक्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हेडिंग दी है इफेक्ट्स ऑफ फर्दर परचेज ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नो चेंज इन गुडविल है। इसका मतलब क्या हो गया कि सन लिमिटेड मून लिमिटेड जो है वो सन लिमिटेड की पहली सब्सिडरी कंपनी थी, तो वो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी तो सन लिमिटेड ने गुडविल कैलकुलेट की होगी। तो इस फर्दर परचेज की वजह से नई गुडविल हमने कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि वही गुडविल रहेगी जो कि पहली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रही थी। दूसरा इफेक्ट हम देखें तो नो गेन और लॉस अराइज। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा यहाँ पर किसी भी कंपनी को इस ट्रांजैक्शन की वजह से यानी फर्दर परचेज की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो है वो
80% शेयर जो है वो सन लिमिटेड के पास थे और 20% एनसीआई के पास थे। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 80% जो है वो पेरेंट कंपनी के शेयर थे और 20% एनसीआई के थे। अब फर्दर परचेज हुआ तो पोजीशन क्या हो गई कि इक्विटी की पोजीशन ये हो गई कि 85% शेयर जो है वो पेरेंट कंपनी के पास है और 15% जो है वो सब्सिडरी कंपनी के पास है। तो इस वजह से कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा किसी भी कंपनी को, ना सब्सिडरी कंपनी को ना ही पेरेंट कंपनी को। लेकिन अगर इस फर्दर परचेज की वजह से कोई डिफरेंस आता है तो उसको हमने इक्विटी में ही एडजस्ट करना है, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इक्विटी की जो पोर्शन आ रहा होगा उसके अंदर उस डिफरेंस को जो है वो हमने एडजस्ट करना है। अब ये हम मजीद देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैश पेड कौन सा होगा, जो कि अब पेरेंट कंपनी मजीद जो 5% शेयर परचेज कर रही है, इस ये फर्दर परचेज करने के लिए जो पैसे कंपनी जो है वो इन 5% के शेयर होल्डर्स को देगी, ये 5% शेयर परचेज करने के लिए वो हमारा कैश पेड होगा। डिक्रीज इन एनसीआई का मतलब क्या है कि अब हमने यहाँ पर देखा था कि 5% एनसीआई डिक्रीज कर जाएगी। अब हम देखेंगे कि एक तो हमने कैश पे किया, लेकिन उसके बदले में जो एनसीआई थी उसकी कितनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसी को हम जो है वो डिफरेंस टू इक्विटी, यानी इसको हम इक्विटी के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके एडजस्ट करेंगे। और डिक्रीज इन एनसीआई हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिक्रीज, यानी जिस डेट को ये फर्दर परचेज हो रही है उस डेट को हम देखेंगे कि एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू है और जितना परसेंट डिक्रीज हो रही है वो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितनी वैल्यू एनसीआई की डिक्रीज होगी वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और जो कैश पेड हम करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा फिर उसको हमने इक्विटी में एडजस्ट कर देना है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री बनती है वो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीआई हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एनसीआई डिक्रीज होगी तो उसको हमने डेबिट करना है। इसके अलावा इक्विटी अगर कैश पेड अगर ज़्यादा है और जो डिक्रीज इन एनसीआई है वो कम है, तो जो डिफरेंस आएगा उसकी वजह से हमने इक्विटी को कम करना है, तो इस वजह से हमने इक्विटी को डेबिट कर देना है। और इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट हो रही है ये कौन सी अमाउंट है, यानी इसको हम अपनी अगर एग्जांपल से समझे तो जो हमारी पेरेंट कंपनी थी उसने मजीद जब 5% शेयर्स परचेज किए थे, तो उन शेयर्स को परचेज करने के लिए जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, यानी जो कैश दिया हुआ था वो, क्योंकि उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उसका एसेट बन गया होगा, अब उस इन्वेस्टमेंट के एसेट को हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर हमने ये बात भी याद रखनी है कि अगर कैश पेड कम हो जाए और डिक्रीज इन एनसीआई ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी वजह से हमने इक्विटी को ज़्यादा करना है, तो उस वजह से हम फिर इक्विटी को भी साथ में क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। और ये चीज़ मजीद हमें बेहतर तौर पर समझ आएगी जब हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो अगली हमारी वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स होंगी और हम देखेंगे कि इसका जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने किस तरह इफेक्ट लेना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि सब्सिडरी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन हम किसे कहते हैं और उस वजह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं।